डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे नज़र आ रहा है एक एडवर्टीजमेंट, बम्पर वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी बुरी आदत है बट क्या करें, आदत है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टारगेटेड हो, तो मैं एक चीज़ आपको एडवाइस करूंगा कि केवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मत करो, खुद को टेस्ट भी करो। खुद को टेस्ट करने के लिए आपको फिजिकली एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आपको ये भी पता करना पड़ता है कि आपके साथ जो प्रिपरेशन कर रहा है उसकी प्रिपरेशन कैसी है, और इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो फॉर्म ही फिलअप नहीं कर रहे हैं, बस प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। मेरे पास भी मैसेज आता है कि सर ये एग्ज़ाम भर तो दिया था पर जाऊं कि नहीं एग्ज़ाम देने, ये कंस्ट्रेन है, वो कंस्ट्रेन है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट ये होता है कि अगर फॉर्म फिलअप किया है और थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। एटलीस्ट ये तो टेस्ट करो कि जो तुमने पढ़ा है अगर उससे एग्ज़ाम में कुछ आया है तो तुम कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज अगर इस फियर से भागते हो कि भैया एग्ज़ाम देंगे और फेल हो जाएंगे, तो फिर खुद को टेस्ट नहीं कर पाओगे, तैयारी करते रह जाओगे और जिस एग्ज़ाम में अपीयर होगे, जिसमें मनसा होगी, उसमें भी फेल ही हाथ लगेगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा हुआ है, PEB लिखा हुआ है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये है बेसिकली वैकेंसी MEMP की, मतलब मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। सब इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा एंड एबव। ये बेसिक चीज़ें हो गई, हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर हम इंजीनियरिंग की टोटल वैकेंसी की बात करें तो सबसे आगे है सिविल, जिसकी 2000 के आसपास वैकेंसी है, मतलब 2000 के आसपास, जिसे 2K कह देते हैं शॉर्ट में। और अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो भैया एक जीरो यहाँ से कम कर दो, 200 के आसपास वैकेंसी है। अब जिसने भी मैकेनिकल को एवरग्रीन कहा है ना, उसको पकड़ के स्लो पॉइजन देना है। इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल की भी हमसे ज़्यादा है, 400 के आसपास वैकेंटी है। हमसे ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि इस चैनल पे पहले तो सारे इंजीनियर्स होंगे, कुछ लोग ही होंगे जो नॉन टेक्निकल से होंगे, और सारे इंजीनियर में से 90% के उनसे हैं मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी एक और ट्रेंड है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी कुछ मिक्स करके आती हैं, ये भी कुछ 275 के आसपास हैं। मतलब मैकेनिकल के लिए आप कह सकते हो 200 ये और 275 ये। इतनी सारी पोस्ट के सब इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, डेट दिया गया है, आवेदन की अंतिम तारीख है। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी हैं जो आपको देखना चाहिए। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा है, टोटल 100 पेज का एडवर्टीजमेंट है। देखो 99 पेज नज़र आ रहा है, बट सारा हम नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें मैंने मार्क कर रखा है। ऊपर आपको फ़ी नज़र आ रही है 500 एंड समथिंग, वो फ़ी है। एज सच बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता एग्ज़ाम देना है तो। यहाँ पे डेट भी दिया गया है, एग्ज़ाम कब होगा, 6 जून से स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है, एग्ज़ाम कई टर्म्स में होंगे, मतलब चलता रहेगा। जैसे गेट का चलता है ना, फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, थर्ड पाली, उसी तरीके से एग्ज़ाम होंगे। बाद में जब आपका रिजल्ट बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन से बनेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का लास्ट में फार्मूला भी दिया है, फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा तो उस पर डिस्कशन करने की बात नहीं है भाई, मुझे भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा, तो वो अभी नहीं समझेंगे। बाकी यहाँ पे टाइम भी दिया गया है कि सेकेंड मतलब स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा। एक ही पेपर होगा, सुबह शाम दोनों होगा। ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो 2 दिन चलेगा एग्जाम, 4 दिन चलेगा, डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट। यहाँ पे बाकी चीज़ें दिया गया है। जो आपका पेपर का ड्यूरेशन है वो 3 आवर का होगा, और पेपर पैटर्न भी आगे दिया गया है, पर मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। आपका पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, टोटल 200 मार्क्स का। इसमें से जो 100 मार्क्स होगा वो आपका नॉन टेक्निकल होगा, उसका सिलेबस आगे मेंशन है, और 100 मार्क आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स होगा। टेक्निकल के अलावा भी दूसरी वैकेंसी है जिसमें क्वालिफिकेशन अलग होगी, तो उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट का होगा। बाकी आप जो टेक्निकल हो, जैसे सिविल वालों को सिविल का पूछा जाएगा, मैकेनिकल को मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल का, तो ये भी आपके 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको 50% लाना जरूरी होगा मार्क्स, तभी उनको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 40% लाना कंपलसरी होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो आराम से 50% तक तो आप पहुँच जाओगे। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जनरली यही क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है।
एक चीज़ और है कि आप एग्ज़ाम में जाओगे तो सिक्योरिटी पर्पज कि आप ही अपना पेपर दे रहे हो ना, इसलिए बायोमेट्रिक थंब की भी व्यवस्था किया गया है। व्यापम का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वो मध्य प्रदेश की घटना थी जिसमें पूरी सरकार, पूरा सिस्टम लगा हुआ था, किस तरीके से वैकेंसी को बेचा जाता था, फ्रॉम द हायर लेवल टू ऑफिस टू क्लर्क लेवल, लोअर लेवल के ऑफिस तक सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो पूरी तरीके से सीटें बेची जाती थी। तो शायद सरकार ने कुछ सुधार करने का सोचा है, तो वो चल रहा है। आपका जो परीक्षा है वो भी ऑनलाइन होगा, आवेदन भी आपको ऑनलाइन करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट है तो थोड़ा फास्ट हमको करना होगा। पॉइंट नंबर 11 कहता है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण अनिवार्य होगा। अब ये कैसे करना है, तो जैसे कि यहाँ पे गूगल में मैंने सर्च कर रखा है MP रोजगार पंजीयन, ये सर्च करोगे, इसके बाद ये वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से जॉब सीकर में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और ये जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे आप अगर इससे बिलोंग करते हो तो हाँ करना है, नहीं बिलोंग करते हो तो ना करके जाने देना है। जैसे जाने दोगे ये सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, आप इसको फिलअप कर लेना, आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ का जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो शायद उस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें मांगेंगी, क्योंकि इसको अनिवार्य किया गया है। ठीक है, इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब आगे की चीज़ें हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। अब आगे ये डिटेल दिया गया है कि किस किस पेज पे क्या क्या चीज़ें दिया गया है, तो हम चूँकि सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इसलिए हमको उसके डिटेल में नहीं जाना है। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे चीज़ें मेंशन किया गया है कि मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग, मतलब जो PCS होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है स्टेट का, उससे जो बाहर के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसको कौन कराता है, उसको कराता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। जैसे आपके यहाँ पे हर स्टेट में ना SSSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसे हम कहते हैं, तो वो भी होता है, वो भी इनके यहाँ भी है। बट जैसे आपके यहाँ ओजस है, उस तरीके से ऑनलाइन के लिए ये सारा इनका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में ऐसा बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पहली बार जान रहे होगे तो ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है वो आपको पता चल जाएगा। आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से अप्लाई नहीं होगा, वो आगे आपको वेबसाइट दिया गया है, MP ऑनलाइन करके है, उस पर अप्लाई होगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस, टर्म्स कंडीशन वो दिया गया होता है ना, कि कहीं पे बोर्ड लिखा है उसका मतलब क्या होगा, कहीं पे राज्य लिखा है उसका मतलब क्या होगा। तो एज सच उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, वो मैं हाईलाइट इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको ध्यान देना। कई बार लोग पूछते हैं कि दूसरे स्टेट के एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो कहीं पे अगर राज्य लिखा है उसका मतलब है MP, ठीक है, और कहीं पे बोर्ड लिखा है उसका मतलब जो बोर्ड, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं, वो चीज़ें मेंशन किया गया है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे अब बात करेंगे कि जो क्लास 3 की पोजीशन है, समूह गए कहते हैं इसको, क्लास 3 की सारी पोजीशंस हैं। और यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न के बारे में दिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ये पेपर आप देखोगे तो ये तो सबके लिए है, ये सबका एक ही सिलेबस है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक, मतलब रीजनिंग, एप्टी, कंप्यूटर विज्ञान, जनरल साइंस, सारी चीज़ें इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। मतलब आप मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल डिप्लोमा के बेसिस के लेवल का ही पेपर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो मेंशन किया गया है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। हालांकि ये सारी डिटेल आप जब पोस्ट के नीचे जाओगे वहाँ पे भी मेंशन है, तो ऐसे चीज़ को बहुत ज़्यादा वो देने की जरूरत नहीं है, बट ये आप जान लो कि डिप्लोमा बेसिस की ये सारी पोस्टें हैं। यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि डिप्लोमा एंड हायर डिग्री है, वो मैंने इसी बेसिस पे बोला है, और मैं इस उम्मीद से बोल रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो यहाँ पे। ठीक है, क्या मेंशन किया गया है, अभ्यर्थी के पास हाई स्कूल या 12th के बाद डिप्लोमा होना चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन किया उत्तीर्ण हो या फिर उच्च अर्हता हो। उच्च अर्हता मतलब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसका मतलब यही है कि या तो डिप्लोमा हो या तो उससे ऊपर की अर्हता हो, उसके मतलब बीटेक। जनरली ये क्वेश्चन उठता है ना कि क्या डिप्लोमा की पोस्ट है तो उस पर बीटेक एलिजिबल है, तो यहाँ पे मेंशन तो है कि उच्च अर्हता वाले एलिजिबल हैं, तो बीटेक यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नीचे जो 9.2 है, अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। मतलब ढेर सारे पोस्ट हैं तो आपको चूज करना होगा कि आप मतलब किस हिसाब से किस पोस्ट को पहले वरीयता देते हो। वो सारी चीज़ें हैं। जो आयु है आपकी 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 40 ईयर होनी चाहिए। 40 ईयर के बाद जो आपको रिजर्वेशन के बेसिस पे रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, बट वो किसको मिलेगा, केवल जो MP के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है कि क्या मतलब एमपी के बाहर के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो जवाब है कि हाँ हैं, यहीं पे मेंशन है, आगे मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है कि बेसिकली आपका जो नेशनलिज्म की बात होती है वो कहाँ का होना चाहिए, मतलब सिटीजनशिप की बात होती है, जो नागरिकता की बात होती है, जो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आगे मेंशन है, मैं आपको दिखा दूंगा। सभी पदों के लिए अभ्यर्थी मध्य प्रदेश, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो निवासी होंगे, मतलब ये तो हर जगह होता है, हर स्टेट में, कि जो वहाँ जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल है उनको कुछ बेनिफिट मिलती है। रिजर्वेशन की बेनिफिट्स किसको मिलेगी? जिसके पास डोमिसाइल है। रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? जिसके पास डोमिसाइल है। मतलब जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं वो केवल जनरल पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे, और जनरल की कितनी पोस्ट है किस डिपार्टमेंट में वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। और ये मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे नीचे कहीं पे हाईलाइट मैंने किया है, स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो अदर स्टेट के लोग हैं वो जनरल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन की बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पर कई जगह क्वेश्चन मार्क उठता है, इसलिए यहाँ के एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है। वो कहाँ पे मेंशन किया गया है उसके लिए नीचे जाना है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जो इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है, एज सच हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो काम की बातें हैं, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन देख लो। अब इस रिजर्वेशन में केवल वही लोग एलिजिबल होंगे जो वहाँ के हैं, मतलब जो एमपी के हैं। क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, 60%, 27%, 10%, तो ये पूरा रिजर्वेशन हो जाता है आपका 73%, बचता है 27% जनरल सीट। तो ये जो 27% जनरल सीट है उस पर अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं। इसमें भी उसमें भी 33% रिजर्वेशन किसका है? फीमेल का है, ओरिजेंटल है, मतलब जनरल का 33%, ओबीसी का 33%, एससी का 33%, एसटी का 33%, ये सब जगह चल रहा है। कहीं पे 30 है, कहीं पे 33 है, और कहीं पे फीमेल रिजर्वेशन 35 भी है। ये सारी चीज़ें हैं रिजर्वेशन की। और कहीं कहीं पे किसी किसी पोस्ट में जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए सेपरेटली 20% रिजर्व किया है। तो ढेर सारा रिजर्वेशन का पंगा भी है इसमें, वो आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे है, वो मैं दिखा दूंगा नीचे पोस्ट में। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बट कुछ पोस्ट में जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है वो चीज़ आपको दिखा दूंगा। अगर आप इसको भर रहे हो तो एक बार रीड आउट कर लेना, थॉरोली रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप थॉरोली रीड आउट करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। परीक्षा केंद्र की बात किया गया है, तो परीक्षा केंद्र आगे इस मतलब जो सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होगा उसका नाम भी मेंशन है, बट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बाद में डिसाइड किया जाएगा। वैसे आगे उन्होंने बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें हमारे काम की बात नहीं है। किस कंडीशन में अभ्यर्थी का जो कंडीशन है उसको कैंसिल किया जाएगा, ये पढ़ लेना, मेरे काम का है नहीं। आप अभ्यर्थी हो तो आपको पढ़ना चाहिए। अब हम जो कह रहे थे दूसरे स्टेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियो के नीचे ये कमेंट रहता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नागरिकता एवं अस्थायी निवास के संबंध में कौन है? भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। नेपाल का नागरिक है तो भी भर सकता है, बट नेपाल के नागरिक के साथ एक चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया है ना, सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया गया है कि नेपाल का नागरिक कब एलिजिबल होगा? जब वो ये वाला नियम को फॉलो करता होगा, फुलफिल करता होगा, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी नहीं हैं सिर्फ अनारक्षित या ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों पर ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हर स्टेट में होता है, बट एक चीज़ और आ गया है, कई स्टेट में इसको थोड़ा सा ये कह दो इसको भी रिजर्व किया गया है, कई स्टेट में नहीं रिजर्व किया गया है। एमपी में भी आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, मैंने उस पर वीडियो बताया था कि ये एक बेसिकली लेके आ रहे थे रूल कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब है वो 100% रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर द लोकल, बट चूंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल इस टाइप का, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। ऐसे तो क्या हो जाएगा, हमारे स्टेट आपस में ब्रेक हो जाएंगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कई बार कई स्टेट्स की हेयरिंग आ चुकी है, तो ये भी नहीं कर पाए। बस ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक जुमला होता है ना राजनीति का, तो उस तरीके से हो गया। खैर, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी जो ओपन वाली सीट है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि कोई भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। अब नीचे आते हैं, नीचे हमारे काम की बात है जो सीट्स दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सारी सिविल आपको नज़र आ रही होगी, ये टोटल सीट है, और ये यहाँ पे आपको किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं वो भी मेंशन किया गया है। कई सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि मान लीजिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सीट नहीं है, तो क्या इसको अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे जनरल की 3 सीट है, तो इन तीनों सीटों पे कोई भी जा सकता है ना।
अगर मान लीजिए जनरल की सीटें ये नहीं होती और यहाँ पे EWS पे सीटें होती या फिर यहाँ पे सीटें होती तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होंगी, बट कई सारे लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैंने यहाँ पे केवल उन्हीं पोस्ट को हाईलाइट किया है जो मैकेनिकल की हैं। रीजन मैंने पहले ही कहा था कि मैकेनिकल के लोग इस चैनल पे हैं, तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने किया है। बाकी आप सिविल, विद्युत, ये सारी चीज़ें देख ही रहे हो। और मैंने अराउंड पोस्ट काउंट करके कि किसकी कितनी है वो बता दिया। वो भी एग्जैक्टली नहीं है, अराउंड मैंने बताया है। ये देखो, ये पोस्ट दोनों के लिए है, मतलब जो पोस्ट नंबर 9 है यहाँ पे जो दिया गया है ना, इसको आप ध्यान रखना। ये क्या है, पोस्ट कोड है। आगे जब हम क्राइटेरिया देखेंगे तो वो पोस्ट कोड के हिसाब से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं और मैकेनिकल वाले हैं दोनों एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी दोनों हैं। देखो, इस पोस्ट में जो 20% है, जो कॉन्ट्रैक्ट के पहले से जॉब कर रहे हैं, वो उनके लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कैसा रिजर्वेशन है ये? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे वुमन को होता है। मतलब जनरल का 20%, जनरल के कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग वर्क कर रहे होंगे जनरल की सीट पे आ जाएंगे, जो OBC वाले OBC, इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पोस्ट देख पाओगे अपनी अपनी। यहाँ पे देखोगे भर के जो बड़ी पोस्ट नज़र आ रही होंगी आप 469, ये सारी सिविल की होंगी ना। इससे भी ज़्यादा वाली आगे ये 200 वाली गई, ये भी सिविल की है। तो मतलब ये देखो 442 है, ये भी सिविल की है। बाकी इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले मजाले। खैर, इलेक्ट्रिकल की भी 400 के आसपास है इंडिविजुअल वैकेंसी। मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैंने मैकेनिकल किया। देखो, एक सीट है, बड़ा मज़ा आता है देख के, एवरग्रीन सोच के। यहाँ पे आप देखो 2 सीट है, यहाँ पे आप देखो 1 सीट है। क्या माशाअल्लाह, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है ना, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप सारी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन में कर सकते हो। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। बाद में इनको कलेक्टिवली कर दिया गया है कि कितनी पोस्ट हैं आपकी। ठीक है, कैटेगरी वाइज बता रहे हैं ये। और यहाँ पे भी देखो मैकेनिकल को मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये है आपका सब इंजीनियर ना, उपयंत्री सब इंजीनियर। और आपका जो कनिष्ठ अभियंता होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो ये वितरण वाली ये जो पोस्ट हैं ये भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं, कुछ मैकेनिकल की हैं जो हाईलाइटेड हैं। ये पोस्ट है मैकेनिकल की थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पावर जनरेशन की बात हो रही है। तो यही आप कह सकते हो जूनियर इंजीनियर की 166 पोस्ट है, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट दिख रहा है। टोटल मिला के 200 के आसपास पोस्ट है मैकेनिकल की। इलेक्ट्रिकल की मैंने पहले बताया 400, सिविल का 2000। मतलब कोई टक्कर ही नहीं है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में कोई टक्कर ही नहीं है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना की पोस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो पोस्ट कोड था उसके हिसाब से आप देख पाओगे कि आपको क्या मांगा गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सैलरी क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है आपके पोस्ट कोड के हिसाब से। जैसे हमने कुछ 8 या 11 नंबर पे मैकेनिकल की थी, तो आप देख पाओगे नीचे देखो सब में वही मेंशन किया गया रहेगा, सैलरी, और ये मेंशन किया गया रहेगा कि आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो एक बार आप क्राइटेरिया देख लेना डिटेल में। मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा तो घंटे लग जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि इतनी सारी पोस्ट हैं, डिस्कस करना मुश्किल है। तो मैंने मैकेनिकल की पोस्ट हाईलाइट कर रखे हैं, हम डायरेक्टली मैकेनिकल पे जाते हैं। सिविल वाले आप नीचे अपनी क्राइटेरिया जरूर देख लेना कि क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। कुछ स्पेसिफिक कहीं कहीं पे मांगा गया है इनके द्वारा, तो वो आप इंश्योर कर लेना फॉर्म फिलअप करने से पहले कि आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो। उसी तरीके से मैकेनिकल वालों को भी एडवाइस देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वालों को भी एडवाइस देता हूँ। ये सारी सिविल की पोस्ट हैं, बीच में इलेक्ट्रिकल की गई होंगी। ये देखो मिक्स वाली जो पोस्ट थी, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्था बोर्ड से इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में इंजीनियरिंग। अब एक चीज़ और है, मैं इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये गलती से मध्य प्रदेश लिखा गया है, इंटेंशनली लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के कॉलेज से ही आपको डिप्लोमा होना पड़ेगा, अदरवाइज इस पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और यही बात केवल यहाँ पे लिखी है, बाकी सारे पोस्ट में ऐसी बात नहीं लिखी है। बाकी सारे पोस्ट में बस लिखा है कि देखो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त। ऊपर वाले पोस्ट में हमने देखा था कि ऐसा कुछ नहीं लिखा था, आपकी बस राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। नीचे मैंने कई सारे पोस्ट पे देखा है कि मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, बहुत सारे पोस्ट पे मध्य प्रदेश मेंशन नहीं है, बस ये मेंशन है कि आपके पास वो डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मध्य प्रदेश से ही होना चाहिए। अब उन्होंने क्यों ऐसा मेंशन किया वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ग्रुप में अगर कोई MP का होगा तो ज़रूर बताना भाई। ठीक है, मान्यता देखो जैसे ये वाला है, यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है मुझे कि मध्य प्रदेश वाला ही चाहिए, या फिर वो गलती से देखो यहाँ पे भी नहीं लिखा गया कि मध्य प्रदेश वाला ही चाहिए, यहाँ पे भी नहीं लिखा गया है। ये मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है
क्योंकि थोड़ा सा वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगा मुझे, क्योंकि उसी पोस्ट में बस ऐसा मेंशन है, यहाँ पे भी नहीं मेंशन है और किसी पोस्ट में नहीं मेंशन है। कुछ पोस्ट में जो ऊपर वाली हैं उनमें ऐसा मेंशन है कि मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा। अब वो गलती से है, इंटेंशनली है, वो एक बार बोर्ड में फ़ोन करके या मेल करके कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या उन पोस्ट पे दूसरे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि एमपी से नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ऐसा भी चांस है ना भाई। यहाँ पे केवल अदर स्टेट वालों की बात नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश का निवासी है बट वो महाराष्ट्र में रह रहा है, महाराष्ट्र से डिप्लोमा किया है, कोई गुजरात से किया है, कोई राजस्थान से किया है, तो क्या वो एमपी का हो कि इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना। तो मे बी अब बात करके ही पता चलेगा कि उसमें क्या है एक्चुअलिटी। तो ये पूरा आप एक बार रीड आउट कर लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे भी देखो मान्यता प्राप्त ही दिया गया है। मैकेनिकल की ये पोस्ट है, ये देखो मैकेनिकल, ऊपर मैकेनिकल इलेक्ट्रिक दोनों की थी, यहाँ पे मैकेनिकल वाली पोस्ट है और यहाँ पे केवल मेंशन किया गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कहाँ से होना चाहिए, कहाँ से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मैक्सिमम पोस्ट में वैसा ही है। कुछ पोस्ट में मध्य प्रदेश मेंशन किया गया, वो क्यों मेंशन किया गया डोंट नो, वो क्लैरिफाई कर लेना आप लोग। मैं भी कर लूँगा, मैं भी पूछ लूँगा, कोई मिलता है तो। कोई मिलता क्या हैं मेरे पहचान के लोग, मैं पूछ के कंफर्म करूँगा। बट ये भी होता है ना कि जो एडवर्टीजमेंट जारी करता है उसी को ये डिटेल पता रहती है, बाकी लोगों को इतना जो टेक्निकलिटी है वो चीज़ें पता नहीं होती। तो ये भी एक चीज़ होता है कि जब तक बोर्ड से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम उसको श्योर नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे भी देखो, ये भी मैकेनिकल वाली पोस्ट है, यहाँ पे भी केवल डिप्लोमा ही मांगा है, ऐसा नहीं मांगा है कि मध्य प्रदेश से होना चाहिए। यहाँ पे 3 पोस्ट है, एक कम वाली हैं, 166 वाली पोस्ट भी आएगी, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं मांगा है कि आपको एमपी से ही होना चाहिए। वहाँ पे भी जनरल मांगा है कि आपके पास वो होना चाहिए। अब शायद वो ऊपर निकल गई हो तो मुझे पता नहीं, बट मैंने हाईलाइट तो किया ज़रूर होगा, मिस हो गई होगी तो आई डोंट नो। ठीक है, तो आप देख लेना कि आप किसकी पोस्ट में एलिजिबल हो, वहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। ये सारे पोस्ट मैकेनिकल वाली जनरली मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप भी रीड आउट कर लेना एक बार अगर कोई मिस हो रहा हो तो। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे जो 166 वाली पोस्ट थी वो कहाँ पे गई, कितने नंबर पे थी, मुझे याद भी नहीं है। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ले लेते। खैर कोई बात नहीं, उतना तो आप फाइंड आउट कर ही पाओगे। ये सारी एक एक पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, तो ये देख लेना आप लोग कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वहाँ पे आप सीरियली उसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीज़मेंट है, कैसे फिलअप करना है यहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी दिया गया है। तो एमपी ऑनलाइन वाली वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपको नहीं जाना है तो ये जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, आप इस पे चले जाना। इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये है ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो एडवर्टीजमेंट है, जो पढ़ना है, जो चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। होप सो यू अंडरस्टैंड कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेना। बाकी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें नीचे चलते हैं हम लोग, कैसे अप्लाई करना है वो आपको पता चल गया। ये वाला पेज तो आप ओपन कर ही लोगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ से ऑनलाइन में जाना है या तो डायरेक्टली आप ये वेबसाइट देख पाओगे, PEB MP ऑनलाइन, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो अलग अलग वेबसाइट है, बस आपको ध्यान देना है। जैसे कि गुजरात में भी होता है ना कि वो एक ओजस है जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होता है, एक आपका GPSC है, GSSB हैं जो एग्ज़ाम करवाती हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। नीचे आ जाइए, सारी पोस्ट का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अब जल्दी से थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो वाली पोस्ट नीचे आएगी, मैंने उसको छोड़ दिया शायद। तो यहाँ पे देखिए वो वाली पोस्ट आ गई, 166 पोस्ट है। और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं मांगा गया है कि MP से होना चाहिए आपका ये, और यहाँ पे भी 65% मांगा गया है, ये आप ध्यान रखना। और अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आपका 60%, बाकी ये जो रिजर्व कैटेगरी हैं इनके लिए 55%। सारी रिजर्व कैटेगरी नहीं, SC ST की बात किया गया है, तो परसेंटेज भी मांगा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द एंड। अब मुझे नहीं लगता है कि और भी कुछ चीज़ें हैं, बाकी डिटेल ही यहाँ पे दिया गया है। नीचे जाओगे तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डिटेल दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये तो मैंने पहले आपको बताया था कि ऑलरेडी देखो ये तो आपको अप्लाई करने वाला है। यहीं पे आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा, मतलब मूल्यांकन कैसे होगा वो दिया गया है। जैसे कि 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया है, जो काम की चीज़ें थी वो बता दिया है। और यहाँ पे ये बताया गया है ना कि अगर आपके क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन कैंसिल हो जाते हैं तो किस तरीके से आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और नीचे किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाएगा अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, जो कि जनरली होगा, जनरली नहीं श्योरली होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला का डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं, आप एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना शॉर्ट में।
बाकी ना भी करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारी आपको बता दिया है, आप फिलअप कर पाओगे। और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, हालांकि टेंटेटिव है, बट मान के चलो इतने तो सेंटर रहेंगे ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं तो हो जाएंगे, तो मे बी वो चीज़ें चेंज भी कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए नंबर ऑफ सेंटर। और यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है जिसकी हम बात कर रहे थे। डिटेल में तो क्या है, बस सिंपली टॉपिक मेंशन किया गया है, जो टॉपिक वहाँ पे शॉर्ट में मेंशन किया गया था उसी को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉडर वे में मेंशन किया गया है, और ये आपके बाकी फॉर्म में किस तरीके से क्या करना है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।